आज की चर्चा। जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ जीवन है, वहीं पर धन है। अगर इंसान का स्वास्थ्य ही बिगड़ जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान देना मनुष्य की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्ते और आदाब। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा जो विषय है वो स्वास्थ्य पर ही आधारित है। इस दुनिया में ऐसे कई बीमारियां हैं जो मनुष्य को नागिन की तरह डस रही हैं, और ये हम पर निर्भर होता है कि किस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। सुबह से लेकर के सोने से पहले तक किस प्रकार से हमें किन किन सावधानियां बरतनी चाहिए, ये मनुष्य पर निर्भर होता है। व्यायाम, योग और साथ ही साथ किस प्रकार के भोजन का सेवन हम कर रहे हैं और कितनी मात्रा में हम कर रहे हैं, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर वासु कमलेश सिंह साधु। सबसे पहले नमस्ते डॉक्टर कमलेश। नमस्ते अभी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। धन्यवाद। हम आपको बताना चाहें कि डॉक्टर वासु कमलेश सिंह साधु डॉक्टर होने के साथ साथ मिस्टर ग्लोबल मॉरिशस 2026 के विजेता भी रह चुके हैं, और आने वाले सितंबर महीने में डॉक्टर कमलेश वासु मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं मिस्टर ग्लोबल मॉरिशस 2026 की प्रतियोगिता में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर कमलेश साधु, आप जब हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करते हैं, मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं, तो इसमें अलग अलग फील्ड होते हैं, इसमें भी सब फील्ड होते हैं। आप हमें बताइए कि किस फील्ड में आपने अपना स्पेशलाइजेशन किया है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था MBBS के बाद, तो मैं जनरल सर्जरी के स्पेशलिटी में ग्रेजुएट हुआ। और जब हम चाइना में पढ़ाई करते हैं जनरल सर्जरी, तो हमें हर डिपार्टमेंट जब काम करना पड़ता है, तो हम उस डिपार्टमेंट के ओंको सर्जरी के बारे में भी करना पड़ता है। और उस हिसाब से हमें, अगर हमें जनरल सर्जरी पर रिसर्च पब्लिश किया, तो हमारे लाइक फ्री टाइम में हम कैंसर पर भी कर सकते हैं। तो मैंने उस पर किया था इन्फ्लामेशन और कैंसर के बारे में, जी हाँ। जो 2019 में पब्लिश हुआ था सऊदी जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। और मैंने देखा कि उसके बाद मेरी रिसर्च काफ़ी सीटेड हुआ काफ़ी दुनिया में, और काफ़ी लोगों ने भी बाद में पब्लिश किया इन्फ्लामेशन और कैंसर के रिलेशनशिप के बारे में। और उस हिसाब से आज की चर्चा में हम आज यही बात करने वाले हैं। तो दर्शकगण, आप लोगों को एक अंदाज़ा मिल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कैंसर बीमारी के बारे में, और किस प्रकार से कर्क रोग, जिसे हम कैंसर बीमारी कहते हैं, किस प्रकार से कैंसर और सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन के बीच का संबंध है, और इससे जुड़े कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। परंतु डॉक्टर साहब, कैंसर के बारे में बात करने से पहले, आप मॉरिशस में मिस्टर ग्लोबल मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। थोड़ा सा हम हट रहे हैं अपने विषय पर, ये किस प्रकार, क्योंकि डॉक्टर से अब एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के आप वहाँ पर एक मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो मिस्टर ग्लोबल एक पेज है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम मर्द अपनी सिर्फ फिजिकल ब्यूटी के बारे में नहीं दिखाते हैं, हम अपने एसेंस के बारे में, इट्स अबाउट जेंटलमैन विद एसेंस। तो उसके बारे में आप कौन हैं, उसके बारे में आप कितना गर्व होते हैं, और कैसे आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उस हिसाब से हम वहाँ जाकर मॉरिशस को रिप्रेजेंट करेंगे। और वो मिस्टर ग्लोबल अब TPN ग्लोबल कंपनी के बिलो हैं, जो थाईलैंड में है हेडक्वार्टर्स। तो वो कंपटीशन थाईलैंड में होगा, काफ़ी चैलेंजिंग होगी। काफ़ी चैलेंजिंग होगी, क्योंकि वो सिर्फ कैसे आप दिखते हैं वो सिर्फ 10% है। 90% तो आपके
आप कैसे इंसान हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, और आप अपने देश को कितना गर्व महसूस करते हैं जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने भी एक सोशल प्रोजेक्ट किया है। बाय द वे मैं अपने फ्री टाइम में काफ़ी सोशल वर्क्स करता हूँ। तो कर्क, जैसे आपने कहा कर्क रोग, यस, तो कैंसर मेरा बीमारी। प्रोजेक्ट भी कर्क, मैंने पर उसका नाम ही कर्क रखा है क्योंकि वो अच्छा। संस्कृत वर्ड है कैंसर के लिए। तो डॉक्टर होने के नाते मैंने देखा कि काफ़ी लोग अगर हम प्रिवेंशन लेवल पर काम करते हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम पर वो लोड भी कम होगा, और हेल्थ केयर सिस्टम अभी भी शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स बिल्कुल। जो फेस कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम हो रहा है। तो इस हिसाब से तो अगर हम लोगों को नॉलेज, ज्ञान दे कि कैसे प्रिवेंशन करना है, तो इस हिसाब से लोगों के सेहत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जी। सब कुछ थोड़ा थोड़ा शुरू होता है और उसके बाद बहुत बड़ा, लाइक वी से, रिपल टर्निंग इनटू वेव्स ऑफ चेंज। अच्छा डॉक्टर, जब एक व्यक्ति को, मैं मॉरिशियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पेज पर, रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और रेडियो मनोरंजन के फेसबुक पेज पर भी, और एमबीसी टेलीविज़न के तीसरे चैनल पर भी इसका भी प्रसारण किया जा रहा है। तो हम मॉरिशसीय संदर्भ के में हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग हैं, चाहे अडल्ट हो या फिर बच्चे या फिर बुज़ुर्ग हैं, जब उन लोगों को पता चलता है, पहली जो भनक है उनको पता चलता है कि डॉक्टर ने उन लोगों को कहा कि आपके जितने सारे सिम्टम्स को डायग्नोसिस करने के बाद हमें पता चला है कि आप कैंसर बीमारी से जूझ रही हैं। तो वो जो पहले दौर है उस व्यक्ति के लिए एक बहुत एक झटका है, हम कह सकते हैं। तो उस समय ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर होने के नाते किस प्रकार से उसके जो मनस्थिति है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसको संभालना चाहिए? जैसे मेरा अनुभव है, कैंसर पेशेंट्स काफ़ी तक हद हमारा अटेंशन, वी शुड गिव देम लाइक मच मोर अटेंशन, हमारी अप्रोच में भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक वी, जैसे दूसरे पेशेंट्स होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे, बट कैंसर पेशेंट्स जब वो उन लोगों को पता चलता है कि उनको कर्क हुआ है, तो उन लोगों को मेंटल स्टेट थोड़ा नीचे होता है। और ट्रीटमेंट के दौरान भी, जैसे हम कहते हैं कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, इम्यूनोथेरापी, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो उस दौरान में भी उन लोगों को साइकोलॉजिकल सहायता की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने देखा है, चाइना में मेरा अनुभव ये था कि जब लोगों को कर्क होता है तो उनके विल पावर काफ़ी हद तक काफ़ी प्ले होता है। जिनके पास वो स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है कि मुझे ही ठीक होना है, फाइट करना है, वो सचमुच में इम्प्रूवमेंट लाता है। लेकिन जो लोग आसानी से गिव अप देते हैं वो सचमुच अपनी सेहत पर, तो वो डिटीरियोरेट होता है। तो हमें उन लोगों को, मुझे लगता है कि अगर हमें कर्क को फाइट करना है तो उस साइकोलॉजिक एस्पेक्ट को भी लाना है उन लोगों के साथ, उन लोगों की अप्रोच को वगैरह, इसमें बदलाव लाना है। दर्शकगण, महिमा चौधरी, सोनाली बेंद्रे और मनीषा कोइराला, ये कुछ ऐसे उम्दा कलाकार हैं बॉलीवुड की दुनिया में जहां पर वे लोग कर्क रोग से प्रभावित हुए थे, और इसके चलते वे भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना उन लोगों ने किया, और अंततः उनके अंदर में पाए जाने वाले जो कॉन्फिडेंस हैं, जो मनस्थिति हैं, जो मनोवैज्ञानिक शक्ति हैं, वो बहुत ही सुदृढ़ रही, और इसीलिए उन लोगों ने इसका डट के सामना किया, और अंततः वे इस बीमारी से वे जूझ करके वहाँ से निकल पाए। तब जाकर के अब वे लोग, मैं कह सकता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं, और उन लोगों को मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं जो कैंसर बीमारी से पीड़ित हैं, और वो किस प्रकार से इससे जूझ सकते हैं, किस प्रकार से अंदर से वे लोग मजबूत होकर के इसका पूरा सामना कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आप हमें ये बताइए कि कर्क रोग, कैंसर बीमारी की शुरुआत कैसे होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है?
जैसे हमारे शरीर में सेल्स होता है, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से, सब सेल्स जब ग्रो होता है तो उसको वो स्पेशलाइज सेल्स होता है ताकि वो हमारी डिफरेंट एरियाज को डिफाइन करे। तो उस दौरान में वो सेल जो है वो ग्रो होता है लेकिन स्पेशलाइजेशन तक नहीं जाता। जैसे बीच में रोकते हैं। अच्छा। और जब बीच में रोकते हैं तो हमारे शरीर में एक सिस्टम है जो होता है जो ग्रोथ को कंट्रोल होता है। तो उस सिस्टम के साथ वो सेंसिटिव नहीं होता, तो वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होता है। अच्छा। तो वो ग्रो होता है, डेवलप होता है अपने आप, जैसे ढीठ हो जाता है। हाँ हाँ। शरीर को नहीं सुनता, जो वो करना चाहते हैं वो ही करता है। अच्छा। तो इस हिसाब से जो है वो सेल्स ग्रो होता है और वो हमारे खून से फैल सकता है। हमारे शरीर में लिम्फ होता है जो पानी और इन्फ्लामेटरी फ्लूइड्स को ड्रेन करता है, इससे भी फैल सकता है। और वो भी जैसे कहते हैं सीडलिंग, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टमक कैंसर गिर सकता है और नीचे के जो ऑर्गन है शरीर में उस पे भी फैल सकता है, जैसे कि नारियों में उसको ओवरीज पर हो सकता है, जैसे ये सब। तो सीडलिंग खून से और लिम्फाटिक से ये फैल सकता है। तो तब उसके बाद जब इसका फैलाव शुरू होता है तो किस प्रकार से कौन कौन से सिम्टम्स व्यक्ति को महसूस होने लगता है, कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से बदलाव होने लगते हैं शारीरिक रूप से? जैसे कि आपने कहा सूजन इसका पहला मतलब इंडिकेशन है? सूजन इंडिकेशन नहीं है। सूजन मैं कह रहा हूँ कि वो एक कोज है। अच्छा। जो उसको प्रभावित करता है कि उसके ग्रो के दौरान उसको स्पेशलाइजेशन सेल तक नहीं पहुंचने देता, उसको बीच में ही रोकता है। और जो दूसरे कह रहा है कि सिम्टम्स होता है, जैसे मोस्ट कॉमन हम देखते हैं कि उस शरीर में वज़न घटता है, कुछ एरिया में दर्द भी होता है। ओके। तो सूजन जो है, सूजन का हमारे सेल में डीएनए है। तो सूजन जो है उस डीएनए को प्रभावित करता है। अच्छा। उसके संतुलन को डिसबैलेंस करता है। ओके। मतलब सूजन और कैंसर, इन दोनों के बीच का जो संबंध है इसके बारे में अभी आप बता रहे हैं। हाँ। अच्छा। तो सूजन जो है वो सेल्स के डीएनए को के संतुलन को डिसबैलेंस करता है। इस हिसाब से जो वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है हमारे सेल्स डेवलपमेंट के लिए, वो उसमें बदलाव आता है। उस बदलाव से वो सेल्स स्पेशलाइज तक नहीं ग्रो होता, तो वो बीच में रोकता है और उससे कर्क पैदा है। और अगर हमारे सिस्टम जो भी है जो ग्रोथ को लिमिट करता है, ऐसे सेल्स जब होते हैं तो उसको मार भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो कर्क बन गया तो वो उस सिस्टम के साथ अभी रेस्पॉन्सिव नहीं होता। तो उस जैसे पाथवेज पर लोगों ने रिसर्च किया है, मेडिकेशंस डेवलप किया है ताकि हम कर्क सेल्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। और जब हम सूजन के बारे में बात करते हैं तो इसी से जुड़े कौन कौन से फैक्टर्स सामने आते हैं? सूजन के बारे में अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो स्ट्रेस, आजकल लोग स्ट्रेस में काफ़ी हैं, काम से, मुझे तनाव से, मुझे ज़िंदगी में ये करना है वो करना है, इस स्ट्रेस से, ये सब काफ़ी तरह के स्ट्रेस हैं, घर पर, काम पर, समाज में, ये सब स्ट्रेस जो है लोगों पर प्रभावित कर रहा है। अच्छा। और मैं सूजन के मेन कोज में बात करूँगा तो वो है हमारे खाना के बारे में। हम जो खाते हैं, हमारा जो भोजन है, क्योंकि अगर हम अपने आप को एक गाड़ी को कंपेयर करें, अगर गाड़ी को पेट्रोल ना दे तो वो नहीं चल सकता। तो हमारे शरीर के जो पेट्रोल है वो खाना है, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो हमारे सिस्टम में जाकर वो जो भी बनता है हमें ही एनर्जी देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लोगों को वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस आजकल हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो फास्ट ग्रोइंग सोसाइटी है उस हिसाब से लोग काफ़ी
फास्ट फूड, बिल्कुल। इन्फ्लामेटरी फूड को कंज्यूम करते हैं। हम्म, और जब लोग प्रोसेस फूड भी खरीदते हैं हम्म, सुपरमार्केट से, तो उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखा है, हम्म, ई स्टेबलाइजर्स वगैरह वगैरह, वो सब या शरीर में इन्फ्लामेशन, सूजन करता है। हम्म। तो काफ़ी लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते, मतलब क्योंकि उस समय, क्षमा करना मैंने आप पे हस्तक्षेप नहीं, किया, it's ऐसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जब मैं इस सुपरमार्केट में जाऊंगा या जाऊंगी, वहाँ पर जब मैं एक प्रोसेस फूड, क्योंकि होता क्या है, हम मॉरिशस में खासकर जब जिनके बच्चे, छोटे बच्चे, उनको ऐसे ऐसे खाना पसंद है, हाँ, मैंने तो देखा। मतलब मजबूरन हम लोगों को मतलब लोगों को खरीदना पड़ता है। तो जब वे लोग खरीदेंगे तो किन बातों को ध्यान में रख करके उन लोगों को खरीदना है, इसके बारे में अगर आप बता सकेंगे। जैसे आपने कहा कि बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं, जिद करते हैं कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। तो यही असली समय है कि माँ बाप अपने बच्चे को एजुकेट करे कि ये खाना ठीक नहीं है। जी। तो तुम्हारी सेहत के लिए हम घर पर कुछ करेंगे, और घर के लिए खाने के लिए मैं सिर्फ यही एडवाइस दूंगा कि हम सिर्फ होल फूड खाएं। अच्छा। ये सब प्रोसेस फूड नहीं खाएं। जैसे कि आजकल लोग, जैसे कि पुराने ज़माने में हम पनीर दूध को बिल्कुल बनाते थे। आज मैं ही बनाता हूँ पनीर, में नहीं खरीदता, मैं खुद मतलब बनाता खुद हूँ। बनाते हैं। हाँ, घर पे। काफ़ी आसान है भाई वो। बिल्कुल। तो आजकल के लोग, मैं समझता हूँ कि उन लोगों के पास इतना समय नहीं है, लेकिन लोगों को थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी बिगड़ जाएगा। और जब सेहत बिगड़ जाएगा तो उस समय आप लोगों को पता चल जाएगा कि सेहत नहीं है तो यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है, मुझे यही को सॉल्व करना है पहले से। तो अब हम आप हमें ये बताइए, अब ऐसे बहुत प्रकार के कर्क रोग हैं, थोड़ा सा मतलब उन पर आप बता सकते हैं, और ऐसे कौन सा मतलब पर्टिकुलर कैंसर बीमारी है जो मॉरिशस के लोग इसी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इसका कारण क्यों है? जैसे मैं कहूँगा महिला के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर भी काफ़ी बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके कोजेज़ अनेक होते हैं, जैसे कि मैंने कहा स्ट्रेस, और यंग नारियों में ये फैल रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये सब शरीर में उसका एक सेकेंडरी इफेक्ट मैकेनिज्म को डिसबैलेंस करता है। तो उससे ये सब होता है, जो सेकेंडरी इफेक्ट्स को वो सब इन्फ्लामेशन में बदल जाएगा, तो उस सूजन की वजह से वो कर्क रोग बन जाएगा। अच्छा। और जो नर है उसमें प्रोस्टेट कैंसर बढ़ रहा है। अच्छा। और प्रोस्टेट कैंसर के कोजेज़ अनेक हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि प्रोस्टेट कैंसर साइक्लिस्ट लोगों पर भी प्रभावित, जो लोग साइकिलिंग करते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा। अच्छा। जैसे एक फिलोसॉफी है, एनीथिंग इन लिमिटेड अमाउंट इज़ गुड, बट ओवर कंजप्शन, ओवर इन एक्सेस इज़ नॉट गुड। तो साइकिलिंग भी थोड़ा ज़्यादा ना करें, कम मॉडरेशन में कीजिए, क्योंकि उससे ये रिसर्च प्रूव होता है कि उससे भी होता है प्रोस्टेट कैंसर, इज़ अ रिस्क फैक्टर। और जो मैं देख रहा हूँ आज का कोलन कैंसर भी बढ़ रहा है। कोलन कैंसर क्योंकि हम लोग जो खाते पीते हैं इंटेस्टिनल पर प्रभावित होता है। अच्छा। और मॉरिशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमारी पॉपुलेशन काफ़ी डायबिटिक है। अच्छा। हाँ। तो इस हिसाब से हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें पैंक्रियाटिक कैंसर को भी अवॉइड करना है। तो जैसे होता है हमारे शरीर में, हम काफ़ी सारी जगहों पर कैंसर ऐसे राइज होना शुरू कर रहा है। तो हमें ये सब ध्यान में रखना चाहिए, और ज़्यादातर एक
एंटी सूजन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए। ये जो एंटी सूजन लाइफ वाला जो लाइफस्टाइल जो जीवन शैली आपने बताया है उसको हम बाद में इस पर एक प्रश्न करेंगे। लेकिन आप हमें ये बताइए कि इन्फ्लामेशन के लिए कौन कौन से मुख्य फैक्टर हैं। इन्फ्लामेशन के लिए जैसे हमने अभी भी बात की है, स्ट्रेस, खाना, हाँ ये हो गया है ना, एक्सेस ऑफ रिफाइंड शुगर। आजकल जो खाना बेच रहे हैं वगैरह वगैरह, अगर आप देखें तो उसमें एक्सेस ऑफ रिफाइंड शुगर है। जैसे कि हम मैदा खरीदते हैं तो वो प्रोसेस होता है जी वो जो मैदा हम खेत से नहीं निकाल रहे हैं और बना रहे हैं, बिल्कुल, तो वो रिफाइन होता है। जितने सारे जो खाद्य पदार्थ जो रिफाइन हैं, हाँ, जो परिष्कृत हैं, रिफाइन का हाँ उससे हमें बचना चाहिए, बचना चाहिए। और जो रो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तो होता क्या है डॉक्टर साहब, जब हम लोग काम करने जाते हैं या फिर पोटलीज जा रही हैं और हमारे पास खाने का डिब्बा नहीं है, तो सड़क पर पाए जाने वाले जो दाल पूरी हैं, जो होची हैं जिसे हम कहते हैं, हम 2-3 ले करके खा लेते हैं ताकि हमें एक, क्योंकि हम पोटरीज इसलिए गए हैं एक काम को निपटाने के लिए या फिर एक फॉर्मेलिटी को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो ऑन द वे मतलब सड़क पर हम खरीद करके ले करके चले जाते हैं। और ये जो प्रचलन है, ये जो कल्चर है, ये मॉरिशस में बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि एक बोतल पानी भी नहीं लेकर नहीं जाते हैं। तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, दालपूरी जो है ऑफिशियली नहीं है लेकिन हमारे नेशनल फूड है, उस हिसाब से मैं इट्स क्वाइट सेंसिटिव। हाँ, मतलब काफी लोग, मैं भी पसंद करता हूँ उस सेक्टर को आप छूना नहीं चाहेंगे। हाँ, वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगा। बिल्कुल, मैं भी दालपूरी को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं भी पसंद करता हूँ। दालपूरी छनापूरी इज वेरी गुड, लेकिन हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए अगर खाना चाहते हैं तो मॉडरेशन में खाएं। एक खा सकते हैं। अगर एक बार पोटली गए, जैसे आपने कहा, काम निपटाने के लिए एक दिन एक बार के लिए इट्स ओके, लेकिन बार बार हर रोज खाना, हाँ, ये सब खाना ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा वो लोग तक पानी नहीं ला सकते, ये ज़्यादा सीरियस मामला है, क्योंकि पोटलीस जैसे आप जानते हैं उसमें गर्मी काफ़ी बहुत है और हाइड्रेटेड रहना काफ़ी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं उन लोगों को यही सलाह देता हूँ कि 1 लीटर पानी ज़रूर साथ लेकर जाइए, क्योंकि जब आप हाइड्रेटेड होंगे तो पेट में जो एसिडिटी होता है खाने के लिए उसको वॉश करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बिल्कुल, नॉट 100% लेकिन काफ़ी तक हद आपको फुल रखेगा, क्योंकि पानी जो है वाटर इज लाइफ, तो वो आपको बचाएगा ये सब। तो जब आप बाहर जाएं तो अपने साथ एक बोतल पानी पीजिए। जब आपको क्रेविंग होता है कुछ अनहेल्दी खाने के लिए तो पानी पी लीजिए पहले, देखिए कि अगर ये प्यास थी या फिर आपकी रियल में आप भूख लग रही थी। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब दालपूरी, होची, चना पूरी, ये सब जो तली हुई चीज़ें हैं, खासकर तली जो खाद्य पदार्थ हैं, वो खाना बहुत पसंद करते हैं। मैं भी पसंद करता हूँ, डॉक्टर को भी पसंद है, क्योंकि हम लोग मॉरिशन हैं, मॉरिशसिया, ये हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है। परंतु जब आप मान करके चलिए कि आपको 5 दिन पोटरीज जाना है किसी विशेष कार्य को लेकर के, तो 5 दिन में से कम मतलब 3 दिन या फिर 4 दिन आप अपने कुछ ऐसे मतलब घर का बना हुआ खाना लेकर के जाइए या फिर अपने रोटी में लेकर के जाइए। तब एक दिन आप प्लान कीजिए, चलिए मैं छना पूरी खा लूँगा या दाल पूरी खा लूँगा। अगर लोग को खाना बनाने में वक्त भी नहीं लगता तो आप जो बाहर खरीद रहे हैं उस पर भी ध्यान रख सकते हैं। होल फूड खरीदिए, जो प्रोसेस फूड होता है वो नहीं खरीदिए, इसी से बच के रहना। अब डॉक्टर आप हमें ये बताइए, जब हम कैंसर बीमारी के बारे में बात करते हैं, ये तो हो गया है खाने के बारे में, ऐसे कुछ ऐसे बर्तन हैं जो स्टेनलेस जो होता है बर्तन, अगर उसमें खरोच आ जाता है तब अगर आप इसमें खाना खाएंगे मतलब खाना पकाएंगे तो
कहा जाता है कि कैंसर बीमारी की संभावना होती है। मैंने सुना है, मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या ये सही है, क्या ये सच है? देखिए काफ़ी लिटरेचर्स इस बात को अभी तक प्रूव नहीं होता, मतलब लेकिन research में, हमने शोध भी में। सुना है कि नॉन स्टिक पान वगैरह वगैरह। लेकिन मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। हमारे शास्त्रों में था कि हमारे पूर्वजों ने कॉपर में खाना बनाते थे हेल्दी रखने के लिए। अच्छा, तो अभी भी पति कॉपर काफ़ी महंगा हो रहा है, बिल्कुल। तो हमें कुछ दूसरा उपयोग ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उस बारे में काफ़ी रिसर्च नहीं होता कि वो लिंक एस्टैब्लिश करे कि सचमुच में ये हो सकता है कि नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा था वो काफ़ी तक हद सही था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बर्तन है स्टेनलेस स्टील या जो नॉन स्टिक वाला जो होता है, तो अगर मतलब इसमें खरोच आ जाता है तो उसको हम प्रयोग कर सकते हैं या फिर उसको निकाल करके एक अलग जगह पर डाल सकते हैं? देखिए फंक्शन वाइज अगर उसमें खरोच आएगा तो वो खाना स्टिक होगा, बिल्कुल। वो नॉन स्टिक नहीं होगा। बिल्कुल। तो आपके चॉइस पर निर्भर होता है कि आपको इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। अब कैंसर बीमारी से जुड़े और ऐसे कौन कौन से अलग जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने बात कर ली है भोजन, हम लोगों ने बात कर ली है तनाव, और इसके अलावा जो मेडिकेशन या फिर ऐसे कौन कौन से अन्य फैक्टर्स हैं जिससे कैंसर बीमारी से मतलब आप प्रभावित हो सकते हैं या फिर आपको मिल सकता है? ये कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्पोर्ट्समैन भी कैंसर से प्रभावित हो सकता है। वो कहेगा कि मैं तो जिम जाता हूँ, मैं तो एक संतुलित भोजन खाता हूँ, मैं तो हमेशा स्ट्रेस फ्री रहता हूँ, योगा भी करता हूँ, तो मुझे कैसे हो गया? तो ये भी एक प्रश्न हो जाता है। देखिए हमारी ज़िंदगी में इनडायरेक्ट तनाव भी होता है जिससे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस उसको ध्यान देते हैं। अच्छा। तो ये सब भी ध्यान में रखना पड़ता है। और जो आप कह रहे हैं पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, इससे प्रूव होता है कि जब काफ़ी लोग लेट नाइट लाइफ जो सेलिब्रेट होता है, अगर काफ़ी रेगुलर बनता है तो हमारे सिस्टम में जो बॉडी सिस्टम है वो डिसबैलेंस होता है। तो इस हिसाब से ये भी एक फैक्टर है कर्क को बनाने में। तो हमारी स्लीपिंग हैबिट्स को हाइजीन रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात की पुष्टि हो रही है कि जितना हो सके आप लोग अपने जो स्लीपिंग पैटर्न है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि कम से कम 8 घंटे तक सोना चाहिए। 6 से 8 घंटे तक बिल्कुल सोना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप एक नियमित जीवन शैली को अपनाएंगे जिसमें नियम है, नियम का मतलब है कि इस समय आपने खाना खाया, फिर उसके बाद अपने भोजन के पाचन के लिए आपने 2-3 गतिविधियां की, जैसे कि बर्तन को मांजना, कपड़े इस्त्री करना, ये करना वो करना, घर को संभालना, साफ करना। ये करते करते 9 बज जाएंगे। तब 9 बजे या फिर 9:30 बजे जब आप सोने जाएंगे, कम से कम 6 से 8 घंटे तक आप सोएं, ताकि क्योंकि हमारे कहा जाता है ना कि हमारे शरीर जो जब एक आराम समय में होता है, आराम स्लीपिंग मोड में होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना। हाँ, जैसे कि रिपेयर, जैसे कि मैंने कहा कि जब सेल्स ग्रोथ तक स्पेशलाइजेशन सेल तक बनते हैं तो वो मैकेनिज्म जो होता है वो नींद में भी होता है, उसको मारने में, उसको निकालने में। इसीलिए ये नींद काफ़ी ज़रूरत है। आज की चर्चा। आपने इन्फ्लामेशन और कर्क बीमारी के से जुड़े जो संबंध हैं उसके बारे में बात की है। आपने इन्फ्लामेशन से जुड़े जो फैक्टर्स हैं उस पर भी आपने प्रकाश डाला। अब आप हमें बताइए इनके कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे शरीर में हम जो डालते हैं ज़्यादा महत्व होता है। तो सॉल्यूशन मेरा जो है, जो मैं मानता हूँ, वो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट है। क्यों? क्योंकि वो ही हमारी प्राइमरी
सोर्स ऑफ एनर्जी हैं दिन शुरुआत करने के लिए, हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए। अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? बिल्कुल। तो इस हिसाब से मुझे लगता है, मैंने रिसर्च भी ये मैंने पब्लिश किया, ये मैंने पढ़ा है कि एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट ने कैंसर पर थोड़ा प्रभाव किया है। जैसे थोड़ा लिटरेचर्स हुआ है मेडिटेरियन रीजन में, क्योंकि वहाँ पर ओलिव ऑयल जो है काफ़ी महत्व होता है उन लोगों के लिए। तो एक रिसर्च हुआ है जो कोलोरेक्टल कैंसर लोगों से, बीमारियों से जो है, तो उन लोगों पर जो था, उन लोगों को उनके डाइट में ओलिव ऑयल डाला था जी। मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट नहीं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी। चलो ठीक है। क्योंकि उन लोगों को बीमारी हो गई है तो वो लोग ट्रीटमेंट करें, तो उन लोगों से कहा कि ओलिव ऑयल डालें। तो उन लोगों ने देखा कि जो ग्रुप जो ओलिव ऑयल को कंज्यूम किया और जो ग्रुप जो नॉर्मल था, उस ग्रुप जो ओलिव ऑयल को कंज्यूम किया उसमें कैंसर के स्टेट में इम्प्रूवमेंट लाया गया। अच्छा। उन लोगों के सेहत में इम्प्रूवमेंट लाया गया और ट्रीटमेंट भी काफ़ी स्मूथ चल रहा था। तो उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट हो गया था जब उसको कंपेयर किया। तो ये रिसर्च पब्लिश हुआ था उन मेडिटेरियन लोगों के बारे में। तो इस हिसाब से उन लोगों के ने कहा कि हाँ, ये एक लिंक हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ है कि एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट अगर कैंसर लोगों में प्रभावित कर रहा है तो हमारी ज़िंदगी जो कैंसर कर्क से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ, तो वो कुछ बदलाव ला सकते हैं, हमारे सूजन, हमारे शरीर के सूजन को कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ओलिव ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। ओलिव ऑयल एक उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरे जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी फूड जो हैं, क्रूसीफरस लेग्यूम्स, अगर जैसे आप कि जैसे कि ब्रोकोली। हाँ, ब्रोकोली। और अगर आप शाकाहारी नहीं हैं तो मछली, वो भी जैसे कि साल्मन फिश, जिसमें ओमेगा फ्री ज़्यादा होता है, क्योंकि ओमेगा फ्री और ओमेगा 6 में जो डिफरेंस होता है, ओमेगा 6 काफ़ी इन्फ्लामेटरी होता है लेकिन ओमेगा फ्री एंटी इन्फ्लामेटरी। और जैसे कि कॉफ़ी, लेकिन उसको मॉडरेशन में पीना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में। हाँ, क्योंकि कॉफ़ी के साइड इफ़ेक्ट डिहाइड्रेशन भी होता है। तो हाइड्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी ऑल्सो। तो डॉक्टर, सबसे पहले हम ऑलिव ऑयल को लेते हैं ताकि लोगों को पता चले। अब हम लोग ऑलिव ऑयल के सेवन के बारे में अगर बात करें तो हम लोग सलाद में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और कभी कभी लोग एक छोटा सा चम्मच ऑलिव ऑयल भी पी लेते हैं इस तरह से। क्या ये अच्छा है? अगर वो सुबह पी रहे हैं तो अच्छा है। खाली पेट नहीं, क्योंकि जब आप सुबह उठे तो खाली पेट पर पानी ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो सब कुछ जो रात में जो एसिडिटी जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्लूइड वो सब वॉश होता है। ये एक जापानीज स्टडी ने भी पब्लिश किया था काफ़ी साल पहले कि अगर जब आप सुबह उठे तो खाली पेट पर पानी पिए तो आपके इंटेस्टाइन हेल्दी होंगे। तो ये एक सलाह है जो मैं लोगों को देना चाहता हूँ। और ऑलिव ऑयल कुछ लोगों भी कंज्यूम करते हैं, जैसे आपने कहा एक चम्मच लेते हैं, लेकिन उसको देखना चाहिए कि दिन में जब वो खाना खा रहे हैं तो ज़्यादा ऑयल का प्रभाव ना हो। हाँ, तो ब्रेकफास्ट के बाद वे एक चम्मच ले सकते हैं। अब ऐसे भी लोग हैं जिनको नॉर्मल तेल जो है जो बिकता है, वो जब वे लोग खाना बनाते हैं वो इसका प्रयोग नहीं करते हैं, दे प्रीफर ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल को गरम करके खाना बनाना ये अच्छा है? ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना अच्छा है। उन लोग उसको प्रूवन हुआ है कि हमारे सेहत के लिए सिर्फ बेनिफिशियल होता है, तो वो ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। बिल्कुल, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। जो नॉर्मल तेल है, हमने देखा कि सनफ्लावर सीड ऑयल वगैरह वगैरह, उसको प्रूवन हो गया है कि वो शरीर में इन्फ्लामेटरी कर सकता है। तो इस हिसाब से हमें वो अवॉइड करना चाहिए। और एक दूसरी रिसर्च है जो पब्लिश हुआ है, वो
ओरल कैंसर के पेशेंट्स पर किया था। कुछ ये सब कुछ भारतीय डॉक्टर्स थे जिसने ओरल कैंसर पर किया, क्योंकि वहाँ लोग तंबाकू का इस्तेमाल बहुत करते बिल्कुल। हैं, तो ओरल कैंसर काफ़ी प्रभावित होता है। तो उन लोगों पर भी एंटी इन्फ्लामेटरी भोजन को दी गए, उन लोगों ने सेवन किया, और जो ओरल कैंसर में वो सेवन नहीं हुआ उसको कंपेयर किया और देखा कि एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट ने बदलाव लाए। तो अगर कर्क प्रभावित लोगों में एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट प्रभाव ला सकते हैं, तो हमारी सूजन को कंट्रोल में रखने के लिए वो ज़रूर मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, शुरुआती दौर में आपने बताया कि मतलब आप मिस्टर ग्लोबल मॉरिशस 2026 को लेकर के एक प्रोजेक्ट कर रही हैं जहां पर कर्क रोग से जुड़े आप बात कर रही हैं। उस पर आप एग्जैक्टली क्या मतलब दिखाने की कोशिश कर रही हैं, और इसी से जुड़े कौन कौन से प्रिपरेशन तैयारियां हो रही हैं? देखिए, मेरा प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है कर्क, जो संस्कृत वर्ड है कैंसर, और मैं उस पर प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन पर काम कर रहा हूँ। प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन मीन्स जैसे कि आप एजुकेशन वगैरह लोगों को ऐसे ज्ञान दे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना एक चाहिए, तरह के एक अवेयरनेस अवेयरनेस चेतना कैंपेन। अभियान। हाँ, क्योंकि प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल वो दूसरे ऑफ प्रिवेंशन वो दूसरे भाग में आते हैं। तो मैं प्रीमोडियल पर काम करना ताकि क्योंकि ज़्यादा तक लोगों को मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से मैं कम्युनिटीज़ में जा रहा हूँ उन लोगों को ये टोक देने के लिए, इन्फ्लामेशन और कैंसर। और मैंने देखा कि पिछले साल NGO थे जो अभी फंडिंग काफ़ी कम है, तो मैं अगले महीने एक फंड रेजिंग इवेंट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ, तो मैंने अपने पैशन और प्रोफेशन को मिक्स करके मैं एक फैशन शो कर रहा हूँ जहाँ पर मैं फंड रेजिंग करूँगा, और सारे पैसे उस NGO कैंसर को जा रहे हैं, ताकि लोगों को जो कैंसर से प्रभावित हुआ है उन लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प मिले। ये मेरी छोटी सी हेल्प है जो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये काबिल तारीफ है। हाँ, और थैंक यू। और जब मैं ग्लोबल जाऊँगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं वो ग्लोबल लेवल तक ले जा सकता हूँ। मतलब आप मॉरिशस के स्तर पर इस प्रकार की परियोजना कर रही हैं, और इसको लेकर के आप अंतर्राष्ट्रीय के मंच पर वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो MBC टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वहाँ पर मॉरिशस का नाम अवश्य रोशन करेंगे, इसके लिए हम यही आशा करते हैं। डॉक्टर साहब, अब आप हमें ये बताइए कि ऐसे बहुत सारे कैंसर बीमारी से पीड़ित जो रोगी हैं, जो पेशेंट हैं, वे लोग अंदर से टूट गए हैं, अंदर से हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। कीमोथेरापी करने के लिए जब वे लोग आते हैं, तो किस प्रकार से आप लोग उनकी जो कॉन्फिडेंस हैं, उनकी जो मोरल है, आप बूस्ट अप करते हैं? देखिए, कैंसर पेशेंट को अटेंशन और गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप क्लियरली बताएं कि उस दौरान में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होगी, तो वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं कि मुझे ऐसे दौर से गुजरना है, अगर ये नहीं हुआ तो हम फिर से ये बैक टू द स्क्वायर आएंगे और फिर से ये करेंगे। लेकिन अगर आप ये सब वार्तालाप नहीं करेंगे उन लोगों से, तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा। उन लोगों को सिर्फ ये लगता है कि हम कीमो करेंगे और घर जाएंगे। लेकिन कीमो के दौरान क्या क्या मुसीबत हो सकती है उनके बारे में अगर नहीं होंगे तो वो सब निराश हो जाएंगे, अपने आप से निराश हो जाएंगे, उम्मीद छोड़ देंगे कि उन्हें ठीक होना है, मैं रुग्णालय में थोड़ा ज़्यादा वक्त बिता रहा हूँ, मुझे घर जाना है वगैरह वगैरह, अपनी सेहत को ध्यान नहीं देंगे। मुझे लगता है कि वार्तालाप और अटेंशन हमें
थोड़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को। हम लोग पहुंच गए हैं अपने कार्यक्रम के अंत में। मैं जानना चाहूँगा कि क्या संदेश आप देना चाहेंगे जितने सारे लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ऐसे भी कैंसर बीमारी से जूझ रहे पेशेंट भी हैं, मरीज़ हैं, जो इस वक्त ये कार्यक्रम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? जो संदेश मैं दे रहा हूँ, पहले जो कर्क से प्रभावित नहीं है, कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर। तो अपनी सेहत को अपने हाथों से पकड़िए और एंटी इंफ्लामेटरी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कीजिए। और दूसरा है जो कर्क लोगों को से प्रभावित हुआ है, उन लोगों से मैं कह रहा हूँ कि मानसिक संतुलन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने आप से धीरज रखिए और इस बीमारी को हम एकता में फाइट करें। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे जो मरीज़ हैं जो कैंसर बीमारी से प्रभावित हुए हैं, और मॉरिशस सरकार की ओर से भी ऐसे बहुत सारी पहल हैं, ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं भी चलाई जा रही है जिससे इस बीमारी से जूझ सके। और यहाँ तक कि मॉरिशस में इनके यूनिट को भी स्थापित कर दिया गया है। डॉक्टर्स भी भारत से, अन्य देशों से आकर के इलाज किया जा रहा है। तो उन मरीज़ों को हम कहना चाहेंगे, MBC टीम की ओर से हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अंदर में पाए जाने वाले जो 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 विश्वास है अपने आप पर, आपके जो आत्मविश्वास है, वो आप चट्टान की तरह सुदृढ़ रखें, उसको मजबूत रखें और उम्मीद रखें कि हाँ, मैं इस बीमारी से निकल जाऊंगा या फिर निकल जाऊंगी, मैं इस बीमारी से दूर हो जाऊंगी। और रोज़ अगर आप इसी जज्बात के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो अंततः आप भी अन्य लोग की तरह, जैसे कि मैंने कहा, महिमा चौधरी, सोनाली बेंद्रे और मनीषा कोइराला जैसे जो उम्दा कलाकार हैं, आप व्हाई नॉट एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे। तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर साहब। MBC टीम को भी शुक्रिया मुझे ये मंच देने के लिए, ताकि मैं ये मैसेज फैल सकता हूँ। बिल्कुल। तो हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो हैं हमारे सामने प्रस्तुत की, और आपकी जो प्रतियोगिता है इसको हम आपको कहना चाहेंगे गुड लक, धन्यवाद। और वी नेवर नो, बाद में आप आएंगे और कर्क रोग से जुड़े अन्य जो बातें हैं, जो पर्सपेक्टिव हैं, आप लेकर के आएंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकगण, इसी के साथ आज की चर्चा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। अगले शनिवार एक नए विषय लेकर के हमारे सहयोगी लेकर आएंगे। तब तक डॉक्टर कमलेश वासु और अभी की ओर से आप सब लोगों को हम कहना चाहेंगे शुभ सप्ताहांत, नमस्ते और आदाब। आज की चर्चा।